गेली चिढ़ गई। तो उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि लू शेंग कहना क्या चाहता है। सिर्फ गेली ही नहीं, पूरा दर्शक समूह भी उलझन में था। ये लड़का कर क्या रहा है? लड़ेगा भी या बस बातें करेगा? कुछ दर्शक गुस्से में चिल्लाने लगे, अगर दर्शन सुनाना है तो घर जाओ, हमें लड़ाई देखने आए हैं। यहां तक कि होस्ट ने भी मजाक किया, लगता है लू शेंग अब नई रणनीति अपना रहे हैं, क्योंकि शारीरिक लड़ाई में जीत की उम्मीद कम होती जा रही है। भीड़ के शोर के बीच लू शेंग की आवाज फिर गूंजी, तो अब इस प्रदर्शन को खत्म करने का समय आ गया है। उसने मुट्ठी कस ली। अगले ही पल उसकी दबाई हुई आभा सुपरनोवा की तरह फट पड़ी। पूरा एरिना भारी दबाव से भर गया। उसके शरीर से सुनहरी आग की लपटें निकलने लगीं। वह आग ऊपर उठकर एक विशाल स्तंभ बन गई। गेली की आंखें हैरानी से फैल गईं। लू शेंग बोला, अफसोस की बात है। अगर तुम अपनी एज़्योर फ्लेम्स को एक कदम और विकसित कर पाती तो तुम मेरे लिए और भी उपयोगी होती। लेकिन कोई बात नहीं। धन्यवाद के तौर पर मैं तुम्हें एक्सट्रीम यांग फायर की असली शक्ति दिखाऊंगा। उसकी आवाज पूरे अंतरिक्ष में गूंज उठी। देखो, परफेक्टेड मार्शियल दाओ, गोल्डन क्रो का रहस्य। अगले ही पल एक भयानक रोशनी फटी। वह चमक नई तारे के जन्म जैसी थी। दर्शकों को आंखें बंद करनी पड़ी। सीधे एरिना की तरफ देखना मानो सूरज को देखने जैसा था। ऐसा लगा जैसे कई नए तारे एक साथ पैदा हो गए हों। गर्मी इतनी तेज थी कि हवा तक जलने लगी। उस चमक के बीच एक विशाल आग का पक्षी दिखाई दिया, गोल्डन क्रो। जब रोशनी धीरे धीरे कम हुई तो सबने फिर एरिना की तरफ देखा और सब स्तब्ध रह गए। लू शेंग अब पहले जैसा नहीं दिख रहा था। वह किसी सूर्य देवता जैसा लग रहा था। उसकी नजर फल आर्लैंड पर पड़ी, जो दर्शकों में बैठा स्तब्ध था। लू शेंग मुस्कुराया, ध्यान से देखो फल आर्लैंड, यही इमॉर्टल ब्लड लाइन का असली रूप है। अगले ही पल वह सुनहरी रोशनी की तरह गायब हुआ और गेली के सामने आ गया। उसने एक सीधा घूंसा मारा। उस वार की चमक इतनी भयानक थी कि कोई उसे ठीक से देख ही नहीं पाया। बस सुनहरी रोशनी और एक विशाल गोल्डन क्रो दिखाई दिया। गेली डर से चिल्लाई, एज़्योर फ्लेम स्टार अक्यूमुलेशन। उसकी जान बचाने की प्रवृत्ति तुरंत सक्रिय हो गई। उसने तेजी से हाथों के इशारे किए और नीली आग से कई परतों वाली ऊर्जा दीवार बना दी। लेकिन जैसे ही लू शेंग का घूंसा उससे टकराया, वह दीवार कांच की तरह टूट गई। गेली की रक्षा एक पल में टूट गई। सुनहरी विनाशकारी शक्ति उस पर टूट पड़ी। गेली की चीख पूरे स्टेडियम में गूंजी। उसके दिमाग में लू शेंग की आवाज गूंजी, मैंने कहा था, इमॉर्टैलिटी को समझना है तो खून बहाने के लिए तैयार रहना होगा। अचानक पूरा एरिना शांत हो गया। लू शेंग वहीं खड़ा था, अजय, दबदबे से भरा। वह गेली के कंधे पर हाथ रखकर बोला, लगता है तुम अभी तैयार नहीं थीं। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसके शरीर से पिघले हुए सुनहरे ज्वालाएं बह रही थीं और धीरे धीरे गेली की बुझती हुई नीली आग को ऐसे निगल रही थीं जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को खा रहा हो। लू शेंग ने गेली के कंधे पर 2-3 बार हल्के से थपथपाया, जैसे यह बस अंत का इशारा हो। फिर वह मुड़ा और आराम से वहां से चल दिया। जब वह जा चुका था, तब दर्शकों ने एरिना की तरफ देखा। गेली जमीन पर बुरी तरह गिरी पड़ी थी। सबके लिए यह दृश्य और भी शर्मनाक था क्योंकि उसके नीचे गहरा पानी जैसा धब्बा फैल चुका था, उस डर का सबूत जो उसने आखिरी पल में महसूस किया था।
हजारों लोग अचानक अपनी सीट से खड़े हो गए। उनके चेहरे पर अविश्वास साफ दिख रहा था। गेली सच में हार गई, और वो भी इतनी आसानी से। भीड़ अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। ये कैसे हो सकता है? लेवल 12 शाइनिंग मून एक्सपर्ट गेली एक लेवल 10 के एक ही वार से हार गई। कुछ सेकंड तक पूरा स्टेडियम चुप रहा। फिर रेफरी को होश आया। वह जल्दी से आगे बढ़ा और कांपती आवाज में बोला, इस मुकाबले के विजेता हैं सेक्रेड ट्री स्टार रीजन के लू शेंग। लू शेंग पूरी तरह शांत खड़ा था, जैसे उसने अभी अभी कोई दुनिया हिला देने वाली घटना नहीं की हो। लेकिन दर्शक अभी भी उस दृश्य से उबर नहीं पाए थे। लू शेंग हाथ जेब में डाले आराम से वापस वेटिंग एरिया की तरफ चल पड़ा। उसके चेहरे पर वही शांत और आत्मविश्वास भरा अंदाज था, ऐसा ठंडा आत्मविश्वास जो सिर्फ उसी में होता है जिसे अपनी ताकत पर पूरा भरोसा हो। अचानक पूरा स्टारस्केप फिर से शोर से भर गया। लोग सीटों पर खड़े होकर चर्चा करने लगे। हे भगवान, एक ही घूंसे में खत्म। लू शेंग ने गेली को सच में एक वार में मिटा दिया। लेवल 10 ने लेवल 12 को हरा दिया। क्या ये प्रकृति के नियमों के खिलाफ नहीं है? एक और दर्शक चिल्लाया, तुम मजाक कर रहे हो क्या? अगर इमॉर्टल ब्लड लाइन इतनी ताकतवर न होती तो उसे लेजेंडरी क्यों कहते? हम अभी 1,00,000 साल में होने वाला नजारा देख रहे हैं। एक आदमी खुशी से रोते हुए चिल्लाया, लॉन्ग लिव लू शेंग। तुम मेरे उद्धारक हो। अब मुझे अपने कर्ज से बचने के लिए अंतरिक्ष में कूदकर मरना नहीं पड़ेगा। मैं अमीर हो गया। होस्ट ने माइक्रोफोन पकड़ लिया और उत्साह में चिल्लाया, अविश्वसनीय, सच में अविश्वसनीय। लेवल 12 तक पहुंच चुकी गेली भी लू शेंग के एक घूंसे को नहीं सह पाई। क्या यही लेजेंडरी अनडाइंग ब्लड लाइन की ताकत है? इस समय सबसे ऊपर वाले वीआईपी बॉक्स में बैठे परिषद स्तर के लोग भी स्तब्ध थे। उनके चेहरे पीले पड़ गए थे। HER स्टार रीजन की प्रतिनिधि का चेहरा सबसे ज्यादा खराब लग रहा था। वह धीरे धीरे बुदबुदाई, नहीं, यह नहीं हो सकता। यह असंभव है। उसके माथे पर पसीना आ गया। सिर्फ एक वार में हार। उस वार की ताकत कम से कम 4 लिमिट ब्रेक्स दिखाती है। क्या कोई लेवल 10 सच में 4 लिमिट ब्रेक्स कर सकता है? डोंग पोशन और सेक्रेड ट्री स्टार रीजन के कमांडर ने यह सब सुना और मुस्कुराने लगे। डोंग पोशन हंसते हुए बोला, हाँ हाँ, सच में राक्षस है। जब मैं लेवल 10 था तब सिर्फ एक लिमिट ब्रेक कर पाया था। सोचो जब लू शेंग लेवल 12 पहुंचेगा तो उसकी ताकत कहां तक जाएगी। डोंग पोशन ने मुस्कुराते हुए HER स्टार रीजन की सेकंड एल्डर की तरफ देखा। वह हल्की हंसी के साथ बोला, अरे मेरे पुराने दोस्त, अभी कुछ देर पहले तुम क्या कह रही थीं? तुम तो मोनरो और लू शेंग की लड़ाई देखने के लिए उत्साहित थीं, है ना? सेकंड एल्डर का चेहरा बहुत खराब हो गया था। उसने मजबूरी में मुस्कुराकर कहा, हाँ, लू शेंग सच में ताकतवर है, लेकिन मोनरो अलग स्तर का योद्धा है। फिर वह अचानक खड़ी हो गई। मुझे याद आया कि मुझे कहीं और जरूरी काम है। मैं चलती हूं। और वह बिना जवाब सुने ही वहां से चली गई। डोंग पोशन को गुस्सा भी नहीं आया। वह स्क्रीन की तरफ देखते हुए मुस्कुराया और बुदबुदाया, ठीक ही हुआ। जितना जलना है जलो। डोंग किंग्स ने चमकती आंखों से कहा, लू शेंग का प्रदर्शन सच में अद्भुत है। इस टूर्नामेंट में वह बार बार हमारी उम्मीदों से आगे निकल गया है। डोंग पोशन ने अपनी लंबी सफेद दाढ़ी सहलाई और धीरे धीरे सिर हिलाया। सच कह रही हो, लू शेंग सच में दुर्लभ प्रतिभा है।
फिर वह दूर एस्टेरॉयड बेल्ट की तरफ देखते हुए बोला, सोचने वाली बात है। यह लड़का आखिर कहाँ तक पहुंचेगा? क्या इसकी कोई सीमा भी है? उधर लू शेंग के शरीर पर बने सुनहरे सूर्य जैसे निशान धीरे धीरे गायब होने लगे। उसकी चमक भी वापस शरीर में समा गई। तभी उसे एहसास हुआ कि हजारों नजरें उस पर टिकी हुई हैं। उन नजरों में हर तरह की भावना थी। कुछ लोग स्तब्ध थे, कुछ डर गए थे, कुछ उसे देवता की तरह देख रहे थे, और कुछ की आंखों में ठंडी लड़ाई की इच्छा थी। उन तीखी नजरों का पीछा करते हुए लू शेंग ने सिर उठाया और दर्शक दीर्घा के सबसे ऊपरी हिस्से की ओर देखा। वहां मोनरो खड़ा था। उसकी ठंडी चांदी नीली आंखें सीधे लू शेंग पर टिकी थीं। उसकी लड़ने की इच्छा और भी तेज हो गई थी। उस नजर का दबाव अजीब और असहज था। लू शेंग ने भौहें सिकोड़ लीं। यह अजीब घूरना क्या है? वह बुदबुदाया। सच में बहुत अजीब लग रहा है। उसी समय उसके कॉम्बैट सूट की जेब से कम्युनिकेटर बजने लगा। होलोग्राम खुलते ही लू किंग का चेहरा दिखाई दिया। वह खुशी से लगभग पागल हो रही थी। ओह माय गॉड भाई, तुम तो बिल्कुल शानदार थे। वह हंसते हुए बोली, तुम सच में मेरे भाई हो या कोई सूर्य देवता बन गए हो? और वो सुनहरे बाल, वो फॉर्म कैसे हासिल किया? लू शेंग उससे बात कर ही रहा था कि अचानक उसकी मार्शियल इंट्यूशन फिर से सक्रिय हो गई। उसे वही अजीब नजर फिर महसूस हुई। वह तुरंत पीछे मुड़ा और चारों ओर देखने लगा। लेकिन वहां सिर्फ शांत अंतरिक्ष था। टूर्नामेंट आगे बढ़ता रहा। कई शानदार लड़ाइयां हुईं। लेकिन लू शेंग की लेवल 10 बनाम लेवल 12 वाली जीत से बड़ी कोई लड़ाई नहीं लग रही थी। लू शेंग के 3 लेग्ड गोल्डन क्रो रूप की याद सभी के दिमाग में बस गई थी। लेकिन उसी बीच वह रहस्यमयी नजर बार बार लू शेंग को महसूस होती रही। अब लू शेंग को गुस्सा आने लगा। आखिर यह कौन है? उसने मन ही मन सोचा। हर बार जब वह उस ऊर्जा का पीछा करने की कोशिश करता, वह तुरंत गायब हो जाती। लू शेंग ने सोचा, मेरी स्पिरिचुअल पावर पहले ही लेवल 11 की सीमा पर है। अगर कोई मुझसे छिप सकता है तो उसकी स्पिरिचुअल शक्ति कम से कम लेवल 13 होगी। उसने वीआईपी सीटों की ओर देखा। क्या कोई लेवल 13 मास्टर यहां छिपा है? उसने सोचा, संभावना सिर्फ 2 लोगों की है, मोनरो और कियान युशु। फिर उसकी नजर कियान युशु पर पड़ी। कियान युशु शांत बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं और वह पूरी तरह शांत दिख रहा था। लू शेंग ने उसे ध्यान से देखा। क्या सच में वही है? फिर लू शेंग ने मन में फैसला किया, अगर रिंग में आमना सामना हुआ तो पहले हराऊंगा, बाद में पूछूंगा। लेकिन मुझे अपनी स्पिरिचुअल शक्ति भी बढ़ानी होगी। उसने हाथ माथे पर रखा और आंखें बंद कर लीं। उसकी चेतना फायर सीड सिस्टम के भीतर गहराई में उतर गई। कुछ समय बाद फाइनल के दूसरे राउंड 7 शूज बी ब्रैकेट की ड्रॉ प्रक्रिया शुरू हो गई। हैरानी की बात यह रही कि इस बार भी ड्रॉ में लू शेंग का नाम आते ही उसे फिर से बाय मिल गया, यानी वह बिना लड़े सीधे अगले राउंड में पहुंच गया। एमसी ने नाटकीय अंदाज में हैरानी जताई और उसकी आवाज पूरे स्टेडियम में गूंज उठी। अविश्वसनीय! प्रतियोगी लू शेंग की किस्मत सच में आसमान जैसी है। इस राउंड में भी उन्हें बाय मिल गया है, यानी इमॉर्टल ब्लड लाइन को लेकर बना सस्पेंस और बढ़ने वाला है। क्या मेरी किस्मत सच में इतनी अच्छी है? लू शेंग ने आंखें खोलीं और सहज ही ऊपर परिषद की सबसे ऊंची सीटों की तरफ देखा। उसके मन में हल्का शक पैदा हुआ, कहीं पर्दे के पीछे कोई ड्रॉ को इस तरह से तो नहीं कर रहा कि वह ज्यादा हाइप के साथ फाइनल तक पहुंचे।
उसी समय ऊपर मुख्य ऑब्जर्वेशन डेक पर HER स्टार रीजन की सेकंड स्पीकर शी ने गुस्से में मेज पर हाथ मारा। डोंग पोशन, यह मत कहना कि तुम्हारी आयोजन समिति पीछे से सेटिंग कर रही है। इतनी किस्मत भी कुछ ज्यादा ही हो रही है। आसपास बैठे अधिकारी डोंग पोशन की ओर शक भरी नजरों से देखने लगे। डोंग पोशन ने बिल्कुल मासूम चेहरा बनाकर उनकी तरफ देखा, हालांकि उसकी आंखों में हल्की शरारत छिपी हुई थी। अरे भाई, सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं भी उतना ही हैरान हूं जितने आप लोग। वह आराम से बोला, मैंने सिस्टम के चुनाव में जरा भी दखल नहीं दिया है। नीचे फल आर्लैंड जल्दी से लू शेन के पास आया। उसके चेहरे पर राहत साफ दिखाई दे रही थी। लू शेन, यह तो कमाल की किस्मत है। तुम्हें और समय मिल गया है आराम और तैयारी के लिए। फल आर्लैंड ने अपना डेटा पैड देखते हुए कहा। मॉनरो और कियान युशु अलग अलग ब्रैकेट में हैं। अभी वे दूसरे 2 स्टार क्षेत्रों के नंबर 1 खिलाड़ियों से भिड़ेंगे। अगर आंकड़े सही रहे तो तुम उनसे फाइनल से पहले नहीं भिड़ोगे। फल आर्लैंड को उम्मीद थी कि लू शेंग खुश होगा, लेकिन उसके उलट लू शेंग बस बेंच पर लेट गया, पैर ऊपर रखे और आंखें बंद कर लीं। कुछ ही सेकंड में उसकी सांसें स्थिर हो गईं, वह गहरी नींद में सो गया। फल आर्लैंड स्तब्ध रह गया। क्या? फाइनल अपने चरम पर पहुंचने वाला है और तुम सोने का फैसला कर रहे हो? वह सिर पकड़कर बोला, मैंने कई आत्मविश्वासी लोग देखे हैं, लेकिन तुम तो कमाल हो। तभी एमसी की आवाज फिर पूरे कोलोसियम में गूंजी। लेडीज एंड जेंटलमैन, सेमीफाइनल शुरू होने वाले हैं। असली लड़ाई अब शुरू होगी। पहला मुकाबला मॉनरो बनाम अनलोंग। एक विशाल काला सा मांसल आदमी एरिना में उतरा और जोर से गरजा। मॉनरो, 150 साल पहले तुमने मुझे शर्मनाक हार दी थी, लेकिन आज सब अलग है। मेरा ची ट्रू बॉडी अब पूरी तरह विकसित हो चुका है। इस बार तुम्हें हराने वाला मैं ही हूं। लेकिन वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि मॉनरो की चांदी जैसी आंखें अचानक सिकुड़ गईं। अगले ही पल वह उसके सामने आ गया। माफ करना, मॉनरो ठंडी आवाज में बोला। तुम कौन हो? अनलोंग गुस्से से गरज उठा। उसकी आवाज पूरे एस्टेरॉयड एरिना में गूंज गई। घमंडी कमीने, मैं तुम्हें मार डालूंगा। गुस्से से भरा अनलोंग सीधे मॉनरो पर झपटा। उसने मॉनरो की ओर एक भयानक घूंसा मारा। उसकी मुट्ठी से चमकती हुई चांदी जैसी रोशनी निकल रही थी, जैसे एक छोटा सूरज टकराने जा रहा हो। मॉनरो बस उसे घूरता रहा। उसकी चांदी नीली आंखों में ठंडी आग जल उठी, मानो हवा में मौजूद रोशनी भी जम गई हो। एक सेकंड बाद वह चांदी का सूरज गायब हो गया। चारों ओर की जगह अचानक जम गई। अनलोंग हवा में ही ठहर गया, 1 इंच भी हिल नहीं पाया। मॉनरो शांति से खड़ा था, जैसे बर्फ का राजा हो। उसके पीछे अनलोंग अब एक विशाल बर्फ की मूर्ति बन चुका था। भीड़ उछल पड़ी। लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे, मॉनरो, मॉनरो, वह अजेय है। फल आर्लैंड यह सब देखकर दंग रह गया। वह धीमे से बोला, यह ताकत, मॉनरो की शक्ति सच में बेहद डरावनी है। उसका विरोधी लेवल 12 था। फिर भी मॉनरो ने उसे ऐसे हरा दिया जैसे वह कुछ भी नहीं हो। फल आर्लैंड अभी यही सोच रहा था कि पास वाले एरिना से घोषणा गूंज उठी। विजेता टैन झोंग्यू। टैन झोंग्यू के विरोधी को कुछ ही पलों में बुरी तरह हरा दिया गया था। वह एरिना में पड़ा था, पूरी तरह हार चुका। स्टेज से उतरते हुए टैन झोंग्यू ने वेटिंग एरिया की ओर देखा। उसकी नजर एक खास व्यक्ति पर टिकी। उसकी आंखों में शिकारी जैसी चमक थी।
फल आर्लैंड घबराकर लू शेंग के पास आया। लू शेंग, लू शेंग, सुन रहे हो? अरे, यह सच में सो रहा है। फल आर्लैंड हैरान था। वह सिर पकड़कर बैठ गया। अब तो सब खत्म है। इतनी गहरी नींद से इसे जगाना नामुमकिन है। उसी समय लू शेंग ने अचानक आंखें खोल दी। वह उठकर फल आर्लैंड के कंधे पर हाथ रखकर बोला, तो दूसरा राउंड खत्म हो गया। फल आर्लैंड जल्दी से बोला, हाँ, तीसरा राउंड शुरू होने वाला है और ड्रॉ अभी होने वाला है। लू शेंग ने ऊपर बड़े स्क्रीन की ओर देखा। एमसी बोला, अगले राउंड का ड्रॉ तैयार है। जेलोन स्टार रीजन से टियान वायुकात्या और उसके खिलाफ अमू स्टार रीजन के लू शेंग। स्क्रीन पर अगला नाम चमका, हरीर स्टार रीजन से मॉनरो। उसी समय मॉनरो अपनी सीट से उठा। उसकी ठंडी नजर सीधे लू शेंग पर पड़ी। वह हल्का मुस्कुराया। तो आखिर मेरी बारी आ ही गई। जैसे ही परिणाम सामने आए, पूरा सेक्टर उत्साह से भर गया। एमसी चिल्लाया, लू शेंग बनाम मॉनरो। यह मुकाबला लगभग असली फाइनल जैसा था। जो भी जीतेगा लगभग वही चैंपियन बनेगा। पूरा ब्रह्मांड चिल्ला उठा, मॉनरो, लू शेंग। भीड़ के इस माहौल में लू शेंग और मॉनरो धीरे धीरे एरिना की ओर बढ़ने लगे। हर कदम के साथ उनकी लड़ाई की इच्छा और तेज होती जा रही थी। यह मुकाबला दो भाग्यों की टक्कर था, एक नई उभरती हुई दंतक था और एक पुरानी ठंडी किंवदंती। लू शेंग के माता पिता और डॉम किंग्स चिंतित थे, लेकिन उसकी बहन लू किंग बेहद उत्साहित थी। जाओ भाई, लेकिन झेंग यूफेन की आंखों में चिंता थी। लू शेंग को उस सफेद बालों वाले राक्षस से लड़ना है। झेंग यूफेन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, भगवान, मेरे बेटे की रक्षा करना। लू है बोला, ऐसी बातें मत कहो। हमारे बेटे पर भरोसा रखो। इतना महान बेटा हमारे परिवार में पैदा हुआ है। लड़ाई खत्म होने के बाद मुझे हमारे पूर्वजों की कब्र भी नई बनवानी पड़ेगी। उधर लू शेंग की मानसिक शक्ति अभी अभी बहुत बढ़ी थी। अब वह दूर से भी चीजों को साफ महसूस कर सकता था। यहां तक कि वह अपने परिवार की चिंता भी महसूस कर सकता था। फिर उसका ध्यान डॉम किंग्स की ओर गया। उसने देखा कि डॉम किंग्स धीरे से अपने पेट पर हाथ फेर रही थी। वह कुछ सोच रही थी। उसी समय एक ठंडी आवाज उसके पास गूंजी। मॉनरो उसके सामने खड़ा था। लड़ाई शुरू होने वाली है। ध्यान दो। मॉनरो बोला, लड़ाई से पहले ध्यान भटकाना अपने विरोधी का अपमान है। लेकिन लू शेंग बस हल्का मुस्कुराया, जैसे वह मॉनरो की बात सुन ही नहीं रहा हो। सॉरी, तुमने कुछ कहा क्या? लू शेंग ने खाली नजर से पूछा। यह लापरवाह जवाब सुनते ही मॉनरो की आंखों में ठंडी आग भड़क उठी। ठीक है। लगता है अब मुझे खुद तुम्हें दर्द के जरिए इज्जत का मतलब सिखाना पड़ेगा। लू शेंग ने पलक झपकाई। सामने खड़े आदमी के अचानक इतने तीखे गुस्से से वह थोड़ा हैरान सा दिखा। बिना एक और शब्द बोले मॉनरो धमाके जैसी ताकत के साथ आगे बढ़ा। भूश! वह ऐसे दौड़ा जैसे हवा को चीरती हुई एक टेढ़ी मेढ़ी बर्फीली तलवार, और उसके पीछे आसमान में नीली क्रिस्टल जैसी चमकती लकीर बन गई। मॉनरो ने एक गूंजती हुई गरज निकाली जो पूरे एरिना में फैल गई, और उसी के साथ उसके हिंसक हमले की शुरुआत हो गई। अपने अंत के लिए तैयार हो जाओ, वह चिल्लाया। लेकिन इस जानलेवा चार्ज के सामने लू शेंग बस शांत खड़ा रहा। उसकी आंखें ठंडे दिमाग से आने वाले हर वार को ध्यान से देख रही थीं।
इस नाजुक पल पर लू शेंग के शरीर के कई हिस्सों पर पहले ही बर्फ जमने लगी थी और आइस डीमन की भयावह ठंडी ऊर्जा के दबाव से उसकी मांसपेशियां धीरे धीरे जकड़ती जा रही थीं। किधर देख रहे हो? मोनरो की फुसफुसाती आवाज सीधे लू शेंग के कान के पीछे से आई। वह जैसे भूत की तरह वहां प्रकट हुआ और बर्फीली ताकत से भरा एक मुक्का जोर से मारा। ठंडी आभा के असर से लू शेंग की रक्षा तुरंत सुस्त पड़ गई। मोनरो का मुक्का सीधे लू शेंग के शरीर पर लगा। बैंग! इस भयानक ताकत ने लू शेंग को पीछे की ओर घुमाते हुए एरिना के खाली अंतरिक्ष में दूर तक उछाल दिया। टक्कर की भयानक ताकत से आसपास की हवा दबकर टूटने लगी और लगातार तेज धमाके गूंज उठे जिन्होंने दर्शकों के कान हिला दिए। आइस डीमन की दैत्य जैसी ताकत से उछलकर लू शेंग पूरे युद्ध क्षेत्र के पार सितारों के बीच एक चमकती लकीर की तरह उड़ गया। यह साफ था कि लू शेंग को भारी चोट लगी थी। उसके होंठ के कोने से पतली लाल खून की धारा बहने लगी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसके चेहरे की मुस्कान गायब नहीं हुई बल्कि और भी चौड़ी और उत्साहित हो गई। हाँ हाँ, मोनरो हंसा। उसकी आंखों में ठंडी शिकारी जैसी इज्जत चमक रही थी। जैसा उम्मीद था, एक इमोर्टल ग्रेड ब्लड लाइन। अगर तुम कोई आम योद्धा होते तो मेरे एब्सोल्यूट किल ग्लेशियल सील से तुरंत बर्फ की कब्र में बंद हो जाते। आखिरकार अब मजा आना शुरू हुआ। मोनरो मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन घुमाने लगा। कड़क कड़क की आवाजें आने लगीं। फिर उसका शरीर धुंधला हुआ और वह फिर से लू शेंग की तरफ झपटा। हवा में घूमते हुए उसने एक भारी हड्डियां तोड़ देने वाली किक मारी। यह नजारा अब किसी बराबरी की लड़ाई जैसा नहीं लग रहा था, बल्कि ऐसा जैसे मोनरो अकेले लू शेंग को बेरहमी से पीट रहा हो। एक और जोरदार वार करने के बाद मोनरो झुंझलाहट और खून की प्यास से बोला, लू शेंग, अब तो सच में लग रहा है तुम्हें मरने की जल्दी है। लू शेंग फिर से लात खाकर दूर जा गिरा, मलबे के बीच लुढ़कता हुआ। मौका देखते ही मोनरो ने अपनी भयानक अंतिम तकनीक ग्लेशियल हेल फ्लैश छोड़ दी। दसियों हजार जमी हुई बिजली की चमकें एक साथ लू शेंग पर टूट पड़ी। बूम बूम बूम! पूरे एरिना में लगातार धमाके गूंज उठे। टूटी बर्फ और धूल का घना बादल पूरे एरिना को ढक गया। उस घूमते हुए धूसर धुएं के अंदर बस लू शेंग की धुंधली सी परछाई स्थिर खड़ी दिखाई दे रही थी। मोनरो ने पीछा करना रोक दिया, लेकिन उसकी भौहें शक से सिकुड़ गईं। ठंडी आवाज में उसने पूछा, तुम्हारा वो मशहूर ट्रांसफॉर्मेशन स्टेट कहाँ है? वो 4 गुना लिमिट ब्रेकिंग ताकत कहाँ है जिसकी इतनी चर्चा सुनी है? क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहे? क्या तुम सच में मुझे इतना हल्का समझते हो कि पूरी ताकत से लड़ने की जरूरत नहीं? जैसे जैसे धूल धीरे धीरे छंटने लगी, लू शेंग की आकृति साफ दिखाई देने लगी। उसके कपड़े फट चुके थे और हालत कुछ बिखरी हुई थी, लेकिन उसका चेहरा अजीब तरह से शांत था, जैसे किसी गहरी खुशी में डूबा हुआ हो। लू शेंग ने धीरे से खुद से फुसफुसाया, तो ऐसे काम करता है। अब समझ में आया। मोनरो की आंखों में जलती हुई बर्फ जैसी क्रोध की आग भड़क उठी। उसका चेहरा विकृत हो गया और वह गुस्से में जोर से गाली देते हुए पूरे एस्टेरॉयड एरिना में गरज उठा। तुम्हें शून्य में धकेल दूं। मोनरो गर्जा, अपने प्रतिद्वंद्वी की अजीब शांति से लगभग पागल हो चुका था। अपने उफनते गुस्से को इकट्ठा कर उसने चमकती हुई आकाशीय ऊर्जा का एक विशाल गोला बनाया और कातिलाना इरादे से लू शेंग की तरफ फेंक दिया। टक्कर प्रलय जैसी थी। एक बहरे कर देने वाला विस्फोट एस्टेरॉयड एरिना की नींव तक हिला गया। टूटे हुए पत्थर और प्राचीन धूल अंतरिक्ष में उड़कर मलबे का तूफान बना रहे थे। पूरा युद्ध क्षेत्र चमकती रोशनी से भर गया, जिससे दर्शकों की इंद्रियां लगभग सुन्न हो गईं।
बड़ी स्क्रीन पर लोग देख रहे थे कि लू शेंग एक तरफा हमलों को लगातार झेल रहा है। भीड़ में उलझन भरी फुसफुसाहट फैल गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अमू स्टार रीजन का यह जीनियस जवाबी हमला क्यों नहीं कर रहा। यह आखिर सोच क्या रहा है, दर्शक आपस में फुसफुसा रहे थे। लू शेंग जैसे किसी गहरे ट्रांस में खो गया था। उसकी चेतना कहीं दूर भटक रही थी, जबकि उसका शरीर सिर्फ स्वाभाविक प्रवृत्ति से खड़ा था। कई लोग गुस्से में उसे गालियां देने लगे। यह तो शर्म की बात है। मेरा बड़ा भाई कर क्या रहा है? उसे पलटवार करना चाहिए। व्हाइट होल स्पेसशिप के ऑब्जर्वेशन डेक में लू किंग बेचैनी से इधर-उधर टहल रही थी। डोंग किंग्स धीरे धीरे खिड़की की ओर बढ़ी। उसका हाथ अनजाने में हवा में उठा, जैसे वह दूर से लू शेंग को खतरे से खींच लेना चाहती हो। लेकिन आखिर में वह बस धीरे से हाथ नीचे कर पाई। लू शेंग। फल आरलैंड की आंखों में गहरी अनिश्चितता छा गई। वह प्रसारण देखता रहा और बुदबुदाया, तुम कर क्या रहे हो? इतने वार झेलकर भी ऐसी मुस्कान क्यों है तुम्हारे चेहरे पर? मोनरो ने कोई रहम नहीं दिखाया। उसने बर्फ से ढकी एक भारी किक सीधे लू शेंग के पेट में मारी। वार इतना जोरदार था कि लू शेंग के मुंह से ताजा खून की धार निकल पड़ी। मोनरो की नजर में ठंडी निराशा झलक उठी। कितना उबाऊ है, वह बड़बड़ाया। अब यह बस एक बेकार कत्लेआम बन गया है। इस मजाक को लंबा खींचने का कोई मतलब नहीं। यही खत्म करते हैं। सेकंड गैलेक्सी रूल। मोनरो का शरीर अचानक भयानक कंपन से भर गया और उसके पीछे शून्य में चमकते सितारों की तरह दो घूमती हुई आकाशगंगाएं प्रकट हो गईं। स्क्रीन देखते हुए डुआन याइफेंग की पुतलियां झटके से सिकुड़ गईं। वह दहशत में फुसफुसाया, यह लेवल 12 रूल की ताकत है। नहीं, इससे भी ऊपर। 12वें स्तर की चरम सीमा। हाई अर्थ सेक्टर काउंसिल की प्रेसिडेंट सीधी बैठी रही। उसके चेहरे पर भी सच्चा आश्चर्य झलक रहा था। 1000 साल से भी कम उम्र में 2 अलग अलग गैलेक्सी लॉस को अपने शरीर में मिला लेना। वह धीरे से बोली, और मोनो के पास रेडिएंट सन कॉन्स्टिट्यूशन भी है। उसकी मौजूदा ताकत शायद हमारे लड़ाकू स्तर से भी आगे है। प्रेसिडेंट मुस्कुराई और बोली, सच कहूं तो अब लू शेंग की मानसिक स्थिति मायने नहीं रखती। जिस पल वे आकाशगंगाएं मिली, नतीजा तय हो गया। डुआन याइफेंग का चेहरा सख्त रहा। अभी जीत की घोषणा करना मूर्खता है, उसने भारी आवाज में कहा। जब तक लू शेंग खुद हार नहीं मानता और उसका दिल धड़क रहा है, वह हारा नहीं है। प्रेसिडेंट हंस पड़ी। ठीक है, तो इंतजार करते हैं और देखते हैं क्या होता है। डुआन याइफेंग ने मुट्ठियां भींच लीं। उसी पल मोनो की इकट्ठी की हुई शक्ति अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई। उसने दांत भींचे और गर्दन की नसें उभर आईं, फिर वह जोर से गरजा। उसका शरीर भयानक बदलाव से गुजरा और पारदर्शी अत्यधिक ठंड की ऊर्जा में बदल गया। कुछ ही पलों में यह भयानक ठंड पूरे एस्टेरॉयड एरिना को ढक गई। ठंडी हवा एरिना तक सीमित नहीं रही, वह आसपास के तारों भरे अंतरिक्ष तक फैलने लगी। कुछ देर बाद मोनो का डरावना रूपांतरण पूरा हुआ। वह भारी कदमों से आगे बढ़ा। लेकिन विरोधी की चुप्पी से मोनरो का धैर्य टूट चुका था। मैं बहुत इंतजार कर चुका। अब यह खत्म होगा। नीचे दर्शक कांपने लगे। कई लोग अपने हाथ सीने से लगाकर खड़े थे। किसी ने डरते हुए कहा, यह दबा। वह एक जीवित तारे को भी जमा सकता है। अपनी बर्फीली आकृति में मोनरो ऊपर से लू शेंग को घृणा से देख रहा था। वहीं लू शेंग नंगे सीने जमी हुई एरिना के बीच खड़ा था, मानो ठंड का उस पर कोई असर ही न हो। मोनरो ने ताना मारा,
तुम्हारी इमॉर्टल ब्लड लाइन के सम्मान में मैं तुम्हें जल्दी खत्म कर दूंगा। एक ही परफेक्ट मुक्के से उसकी आंखों में घमंडी हंसी चमकी। घुटनों पर गिरो और मेरी प्रशंसा करो, उसने हाथ फैलाया और चारों तरफ की ठंड उसकी हथेली में समाने लगी। जब उसने मुट्ठी बंद की तो सारी चरम ठंड उसके नक्कलों में सिमट गई। लू शेंग खत्म हो चुका है, कमेंटेटर धीरे से बोले। आसमान में चार पंखों वाले तारों जैसी आध्यात्मिक ऊर्जा उभरने लगी। घूमती बर्फ के बीच लू शेंग अब भी स्थिर खड़ा था। उसका शरीर खरोंचों से भरा था और दांत भींचे हुए थे, जैसे उसके अंदर कोई भयंकर मानसिक संघर्ष चल रहा हो। अचानक लू शेंग की आंखों में ठंडी और तीखी चमक उभरी जब उसने आसमान की तरफ देखा। उसका चेहरा लड़ाई से जख्मी था, लेकिन उसके अंदर उठ रही पागलपन या शायद किसी एहसास को छुपा नहीं पा रहा था। सही है, उसने खुद से फुसफुसाया। उसकी आवाज भारी और धीमी थी। मैं उसे अब और चिंता करने नहीं दे सकता, खासकर अब जब उसे अपना पूरा ध्यान अपनी प्रेगनेंसी पर लगाना है। इतनी पिटाई के बीच यह सोच अजीब थी, लेकिन उसके चेहरे पर अचानक शुद्ध और चमकती खुशी फैल गई। मोनरो एक गिरते हुए धूमकेतु की तरह नीचे आ रहा था, लेकिन जब उसने लू शेंग के चेहरे पर खुशी देखी तो वह सच में उलझ गया। मौत के सामने कोई ऐसी मुस्कान कैसे ला सकता है? स्टैंड्स में मोनरो के समर्थक गुस्से से दांत भींचे बैठे थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि लू शेंग क्यों हंस रहा है। यह राज असल में सिर्फ वही समझता था। मोनरो ने अपना मुक्का घुमाया और उस हरकत से पूरे स्टार सिस्टम की ठंडी हवा हिल उठी। वह मुक्का ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से गिरता हुआ सफेद जमी हुई सूरज। बूम! टक्कर इतनी भयानक थी कि एस्टेरॉयड एरिना सीधा आर पार फट गया और चारों तरफ बर्फीली ऊर्जा का भयानक तूफान फैल गया। जो एरिना पहले ही एक विशाल बर्फीले गोले में बदल चुका था, वह अब इस दबाव को झेल नहीं पाया। कड़क कड़क की डरावनी आवाजें गूंजने लगीं और पूरा ढांचा लाखों नुकीले टुकड़ों में टूटने लगा। उस मुक्के के बाद दर्शकों के बीच भारी सन्नाटा छा गया। कई लोगों को लगा कि मोनरो ने सिर्फ लू शेंग को हराया नहीं, बल्कि उसे पूरी तरह मिटा दिया। सब खत्म हो गया, किसी ने दुखी आवाज में कहा। लू शेंग का अस्तित्व ही मिट गया। लोग एक दूसरे की तरफ गंभीर चेहरों से देखने लगे। पीक लेवल 12 की ताकत उनकी समझ से बाहर थी। यह जीनेसों की लड़ाई नहीं लग रही थी, बल्कि एक बेबस आदमी का एक तरफा कत्लेआम। इसके उलट हाई अर्थ सेक्टर काउंसिल की प्रेसिडेंट खुशी से लगभग कांप रही थी। उसने ताली बजाई और चमकती आंखों से बोली, शानदार। हाँ हाँ, देखा तुमने, उसने ताना मारा। उसके पास बैठे डुआन याइफेंग का चेहरा दर्द और अविश्वास से भरा था। वह अचानक आगे झुककर अधिकारियों पर चिल्लाया, तुम लोग क्या कर रहे हो? जल्दी रेस्क्यू टीम भेजो। लू शेंग को यहां मरने नहीं दिया जा सकता। व्हाइट होल स्पेसशिप के अंदर लू किंग की आंखें सदमे से फैल गई थीं। उसकी मुट्ठियां इतनी कसकर बंधी थीं कि नाखूनों से खून निकल आया। लू है ने झेंग यूफेन को कसकर गले लगा लिया। दोनों की नजरें अभी भी विस्फोट के केंद्र पर थीं। डोंग किंग्स बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, लेकिन उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। वह वार इतना ताकतवर था कि उसने सिर्फ एरिना नहीं तोड़ा, उसने आसपास के अंतरिक्ष को भी उथल-पुथल कर दिया था। अब देखने का कोई मतलब नहीं, एक दर्शक ने हाथ हिलाते हुए कहा। अगर वह मरा नहीं है तो भी पूरी तरह टूट चुका होगा। लड़ाई उसी पल खत्म हो गई थी जब वह मुक्का लगा। कई लोगों ने सिर हिलाकर सहमति जताई, यहां तक कि रेफरी भी हिचकिचा गया। लेकिन तभी सफेद बर्फ और टूटे पत्थरों के बीच से अचानक चमकती सुनहरी रोशनी निकलने लगी। लू शेंग के माता पिता एक दूसरे से लिपटकर रो रहे थे। हमारा छोटा शेंग,
चला गया। झेंग यूफेन रो पड़ी। लेकिन तभी मलबे के बीच से एक भारी बूम गूंजा। तेज गर्मी की लहर एरिना में फैल गई और सफेद बर्फ को जला दिया। सुनहरी रोशनी ऐसे फैलने लगी जैसे नया सूरज जन्म ले रहा हो। अब डोंग किंग्स भी रो रही थी। आंसू चुपचाप उसके गालों से बह रहे थे। वह धीरे धीरे बुदबुदा रही थी, लू शेंग, प्लीज, तुमने वादा किया था। तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे सुनहरी रोशनी और तेज हुई, उसने अपना हाथ अपने पेट पर रख लिया और डर और उम्मीद से भरी नजरों से स्क्रीन देखने लगी। टूर्नामेंट का होस्ट ऊपर चमकती स्क्रीन को घूर रहा था। माइक हाथ में लिए वह सांस रोके इंतजार कर रहा था कि कब धूल साफ हो और वह अंतिम नतीजा घोषित करे। आखिर नतीजा क्या है? उसने अरबों दर्शकों से चिल्लाकर पूछा। क्या यह ऐतिहासिक मुकाबला सिर्फ एक ही वार में खत्म हो गया? नीचे बैठे कई उच्चस्तरीय मार्शल आर्टिस्ट बोले, इसमें कोई सस्पेंस नहीं है। अगर लू शेंग बच भी गया हो तो भी उसकी हालत बेहद गंभीर होगी। सब खत्म हो गया, वे बड़बड़ाए। भीड़ की निराशाजनक बातें सुनकर होस्ट का चेहरा भी तनाव से भर गया। सबको बस एक ही सवाल था, उस सुनहरी रोशनी के अंदर क्या हो रहा है? कंसोल पर अजीब रीडिंग्स देखकर होस्ट खुद उलझन में पड़ गया। ऐसी स्थिति में नियम क्या कहते हैं? क्या मुझे नतीजा घोषित कर देना चाहिए या अभी इंतजार करना चाहिए? लेकिन इससे पहले कि वह फैसला कर पाता, अचानक एक और तेज ऊर्जा विस्फोट हुआ। रोशनी साफ हुई और उसके बीच एक आकृति खड़ी थी। लू शेंग बाहर आ चुका था। उसके शरीर पर जलते हुए सूर्य के प्रतीक चमक रहे थे और उसके बाल पिघले सोने जैसे चमक रहे थे। वह बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कोई प्राचीन स्टार गॉड धरती पर उतर आया है। लू शेंग ने अपनी भुजाएं जटिल रक्षात्मक मुद्रा में रखी थीं, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह शांत था। मॉनरो का मुक्का, जो स्वर्ग को भेदने वाले बर्फीले ड्रिल जैसा आगे बढ़ रहा था, अब लू शेंग की हथेली में थम गया था। उसके शरीर से निकलती जलती गर्मी और मॉनरो की चरम ठंड टकरा रही थी। इस अविश्वसनीय टकराव ने अरबों दर्शकों को सन्न कर दिया। टूटे हुए एरिना के ऊपर लू शेंग और मॉनरो आमने सामने खड़े थे। उनकी नजरें एक दूसरे में गड़ी थीं। जब लोगों ने देखा कि लू शेंग न सिर्फ जिंदा है बल्कि और ताकतवर लग रहा है, तो पहले रो रहे लोगों के दिल जोर से धड़क उठे। स्टैंड्स में शोर मच गया। किसी ने नहीं सोचा था कि वह ऐसे वार से बच जाएगा। कमाल की सहन शक्ति है, मॉनरो ने धीमी आवाज में कहा और पीछे हट गया। उसकी आंखें चमक रही थीं। अच्छा, बहुत अच्छा, शानदार, वह जोर से हंसा। यही रूप देखना चाहता था मैं। एक इमॉर्टल ब्लड लाइन को कुचलने का मजा मैं 1000 साल तक याद रखूंगा। गर्म हवा के केंद्र में खड़े लू शेंग ने अपने सुनहरे बाल झटके। उसका चेहरा अब पूरी तरह दृढ़ था। आखिर उसने चुप्पी तोड़ी। देरी के लिए माफ करना। अभी मैं एक खूबसूरत याद में खो गया था। इतनी खूबसूरत कि थोड़ा ध्यान भटक गया। वीआईपी डेक पर बैठे डुआन याइफेंग ने राहत की लंबी सांस ली। लू शेंग को फिर से केंद्रित और इतना शक्तिशाली देखकर उसे उम्मीद से भी ज्यादा सुकून मिला। कमाल, लू शेंग सिर्फ ठीक नहीं है, वह और विकसित हो रहा है, उसने फुसफुसाया। पास खड़े स्टार रीजन के सेकंड एल्डर की आंखें फैल गईं। यह आभा, यह तो शुद्ध इमॉर्टल ब्लड है। यह सच में जाग रहा है। ऊपर दोनों के बीच का माहौल बारूद के ढेर जैसा हो गया। नीली बर्फीली ऊर्जा और सुनहरी सौर ऊर्जा आपस में टकरा रही थीं। मॉनरो ने अपने कांपते हाथों को देखा और पागल सी मुस्कान हंस पड़ा। हाँ, यही है। यही असली इमॉर्टैलिटी है जिसे मैं खोज रहा था।
एक देवता को झुकाना बहुत दुर्लभ मौका होता है, मॉनरो ने पागल रोशनी से भरी आंखों से कहा। आज मुझे सच में मौका मिला है, एक असली इमॉर्टल ब्लड लाइन का खून बहाने का। यह सुनकर लू शेंग की आंखों में खतरनाक सुनहरी चमक उभरी। वह मुस्कुराया। तुम सच में सोचते हो कि मेरे ब्लड लाइन को छूने लायक हो? क्या तुम्हें सच में लगता है तुम उसके काबिल हो? लू शेंग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। हर कदम के साथ उसकी सुनहरी रोशनी और गर्मी बढ़ती गई। जब वह मोनो के बराबर ऊंचाई पर पहुंचा, वह पूरे स्टार सिस्टम का सबसे चमकता स्रोत बन चुका था। उसके अंदर 80,000 इमॉर्टल सेल्स दिव्य शक्ति से जल रहे थे। मॉनरो चुप हो गया और दर्शक सांस रोककर देखने लगे। उसके शरीर के अंदर 80,000 इमॉर्टल सेल्स दिव्य आग से जल रहे थे। उसकी मुट्ठी में मौजूद 80,000 स्टेलर सीड्स 1000 छोटे सूरजों की ताकत छोड़ रहे थे। इस ऊर्जा से एक आध्यात्मिक भट्टी बन गई जिसमें से एक दैवी पक्षी जन्मा, गोल्डन क्रो। उसने पंख फड़फड़ाए और भयानक गर्मी फैल गई। जहां यह गर्मी गई, वहां मॉनरो की आइसबोन प्रिजन पिघलने लगी। शानदार! मॉनरो हंसा। वह भी आगे बढ़ा और जवाबी मुक्का मारा। हाँ, यही लड़ाई चाहिए थी मुझे। अपनी पूरी ताकत दिखाओ। मॉनरो के शरीर से एब्सोल्यूट जीरो ठंडी धाराएं निकलने लगीं और उसकी मुट्ठी में इकट्ठा होने लगीं। दर्जनों विशाल सफेद ठंडी धाराएं अंतरिक्ष को चीरती हुई बर्फीले भालों की तरह आगे बढ़ी। दो विपरीत तत्वों के गुस्से से भरे ड्रैगन की तरह दोनों मुक्के टकराए। गोल्डन क्रो और आइस ड्रैगन एक दूसरे से भिड़ गए। इस टक्कर से अंतरिक्ष की परतें टूटने लगीं। पहली परत तुरंत बिखर गई, दूसरी परत टूटकर बड़े टुकड़ों में बदल गई, तीसरी परत में दरारें पड़ गईं। दर्शक यह दृश्य देखते रहे जब तक उनकी आंखें जलने न लगीं। यह लड़ाई उनकी कल्पना से भी परे थी। डुआन याइफेंग ने रेलिंग पकड़ ली। मेरे जैसे मास्टर भी इस लड़ाई में दखल नहीं दे सकते। एक ही टक्कर में मैं राख बन जाऊंगा। उसके पास खड़ी युवा कानून अधिकारी बोली, सर, क्या यह लेवल 13 की सीमा को छू रहा है? फल आरलैंड डर से फुसफुसाया, डरावना, सच में डरावना। नजर हटती भी नहीं और लगता है दुनिया खत्म हो रही है। डुआन याइफेंग ने सिर हिलाया। अभी लेवल 13 नहीं पहुंचे, लेकिन बहुत करीब हैं। स्क्रीन ध्यान से देखो। वह जगह खुद दबाव से टूट रही है। वॉन वॉन ने चिल्लाकर कहा, रीडिंग देखिए। लू शेंग के पास अभी भी बहुत ऊर्जा बची है। अगले ही पल मॉनरो फिर हमला करने लगा। उसके पीछे उसके सफेद बाल बर्फीले झरने की तरह उड़ रहे थे। लू शेंग की सुनहरी आंखें चमकीं। वह पीछे नहीं हटा। 5th सीजन, सोलर रीबर्थ। लेकिन मॉनरो की शक्ति अब भी बढ़ती जा रही थी। उसके आसपास हजारों ठंडी धाराएं बर्फीले ड्रैगन की तरह फैल गईं। उन सब के बीच खड़ा मॉनरो ठंडी मुस्कान से बोला, क्या यही तुम्हारी सीमा है? लू शेंग ने गहरी सांस ली और शांत आवाज में कहा, मानना पड़ेगा। तुम्हारा दांव सच में प्रभावशाली है। मैंने तय कर लिया है, लू शेंग बोला, कि अब यह दांव मुझे चाहिए। बूम! लू शेंग के शरीर से पहले से कहीं ज्यादा तेज और उफनती हुई आभा की गर्म लहर फूट पड़ी। उसी पल उसका रूप पूरी तरह बदल गया। उसके सुनहरे बाल अब चमकदार सफेद रोशनी में बदल गए थे। हर एक लट ऐसे चमक रही थी जैसे किसी स्टार की ऊर्जा से भरी फाइबर ऑप्टिक केबल हो। उसकी त्वचा पर बने सूर्य के प्रतीक अब शुद्ध सोने से बदलकर चमकते प्लैटिनम में बदल गए। ये प्लैटिनम सूर्य चिह्न और भी जटिल ज्यामितीय रेखाओं में फैलकर उसके पूरे शरीर पर फैल गए, उसकी शक्ति को एक स्थिर और संतुलित रूप दे रहे थे।
अब लू शेंग ऐसा लग रहा था जैसे कोई स्टारी स्काई गॉड जो प्रोटोस्टार की अस्थिर अवस्था से निकलकर एक स्थिर मेन सीक्वेंस स्टार बन चुका हो। उसके शरीर के 80,000 इमोर्टल सेल्स से जलती दिव्य आग भी अब प्लैटिनम चमक में जल रही थी। उसके अंदर छिपी और भी गहरी क्षमता अब जाग चुकी थी, ऐसी ऊंचाई तक पहुंचकर जो मार्शल प्रकृति के सामान्य नियमों को तोड़ती थी। यह लू शेंग के परफेक्ट मार्शियल दांव में छिपा गोल्डन क्रो रूप का गहरा स्तर था। दिव्य कोशिकाओं की दूसरी जागृति को कहा जाता था सेकंड इग्निशन, मास्टर ऑफ द स्टेलर बॉडी। अब प्लैटिनम सूर्य ज्वालाओं में बदलकर लू शेंग पूरी तरह मानव सीमा से ऊपर उठ चुका था। दूर से यह दृश्य देखकर टैन झोंगेयू डर से जड़ हो गया। उसे समझ आया कि लू शेंग अब तक अपनी असली ताकत छिपा रहा था। लू शेंग ने आराम से अपने हाथ पैर फैलाए, उसकी हर हरकत में एक अछूती शाही गरिमा थी। दर्शक सांस रोके उसे देख रहे थे, जैसे उनकी आंखों के सामने ब्रह्मांड का चमत्कार हो रहा हो। लू शेंग ने अपनी प्लैटिनम नजर मोनरो पर डाली और जहां उसकी नजर पड़ी वहां प्लैटिनम आग फैलने लगी। ठंडी धाराओं की पूरी सेना पीछे हटने लगी। अब लू शेंग ने शांत आवाज में कहा, बोलने की बारी मेरी है। इधर आओ। जैसे ही उसके होठों से शब्द निकले, लू शेंग गायब हो गया और तुरंत मोनरो के सामने प्रकट हो गया। मोनरो की पुतलियां सिकुड़ गईं क्योंकि उसकी नजरों के सामने प्लैटिनम रोशनी का सागर भर गया था। उसी रोशनी से एक 3 पैर वाला दिव्य पक्षी बना जिसने आगे झुककर हल्का सा प्रहार किया। मोनरो ने तुरंत अपने हाथ उठाकर बचाव किया और अपने हजारों बर्फीले ड्रैगन को बुलाकर ढाल बना ली। उसने उस पक्षी को तोड़ने के लिए मुक्का मारा, लेकिन जैसे ही उसका हाथ प्लैटिनम आभा के पास पहुंचा, उसे तेज जलन और असहनीय गर्मी महसूस हुई। मोनरो की आंखें फिर सिकुड़ गईं जब उसने देखा कि उसकी अटूट बर्फीली धाराएं प्लैटिनम ज्वालाओं के सामने पिघल रही हैं। यह दृश्य उसकी समझ से बाहर था। उसका आत्मविश्वास टूट गया और वह चिल्लाया, कैसे? यह कैसे हो सकता है? मेरी शक्ति तो पूर्ण है। मैं इसका सामना नहीं कर पा रहा। मोनरो गरजा। वह पीछे खिसकने लगा और गर्मी से बचने की कोशिश करने लगा। ऐसा कैसे हो सकता है? वह चिल्लाया। मेरी बर्फ तो शून्य की गहराई से निकली है। यह तो असली सितारों को भी जमा सकती है। फिर यह क्यों पिघल रही है? लू शेंग की शांत आवाज फिर गूंजी, जैसे मोनरो के कान में ही फुसफुसा रही हो। एक आदमी ने कभी डूबते सूरज पर तीर चलाया था। जब रात हुई तो उसने सोचा कि उसने सच में सूरज गिरा दिया। प्लैटिनम रोशनी में नहाया लू शेंग फिर मोनरो के सामने खड़ा था। लू शेंग ने शांत चेहरे के साथ अपना हाथ फैलाया, फिर अचानक मुट्ठी बंद कर मोनरो की किस्मत पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। लू शेंग का मुक्का सीधा मोनरो के माथे की तरफ गया। उसकी मुट्ठी के चारों ओर घूमती प्लैटिनम ज्वालाएं उसे बेहद भव्य बना रही थीं। लू शेंग हल्का सा झुका और मुस्कुराया। बताओ मोनरो, क्या तुम्हें वह कहानी हास्यास्पद नहीं लगती? बूम। अगले ही पल प्लैटिनम ज्वालाओं का तूफान उठा और मोनरो को पूरी तरह निगल गया। पूरे युद्ध क्षेत्र में प्लैटिनम ज्वालाएं फैल गईं और मोनरो की ठंडी ऊर्जा को पूरी तरह खा गईं। एस्टेरॉयड एरिना अब पिघलकर खत्म हो रहा था। चरम ठंड का क्षेत्र मिट चुका था और उसकी जगह प्लैटिनम सूर्य क्षेत्र बन चुका था। लू शेंग की ज्वालाएं इतनी गर्म थीं कि वह आसानी से एक ग्रह को भी पिघला सकता था। ऐसी गर्मी में कोई भी बर्फ टिक नहीं सकती थी। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और मोनरो आग के बीच से बाहर फेंक दिया गया। वह अपने सीने को पकड़कर भागने की कोशिश कर रहा था। उसके चारों ओर बस हल्की ठंडी हवा बची थी। मोनरो का चेहरा अब बेहद ठंडा हो चुका था। उसने लू शेंग को गंभीर नजर से देखा। तो
यही है इमॉर्टल ब्लड लाइन की असली ताकत। लेकिन उसकी बात अधूरी रह गई। अचानक तेज रोशनी के बीच लू शेंग का विशाल रूप उभरा। उसकी आवाज आई, क्या हुआ? पेट भर गया या अभी और चाहिए? अगले ही पल एक प्लैटिनम मुक्का मोनरो के चेहरे पर लगा। वह ऐसे उड़ा जैसे चांद टूटकर गिर गया हो और कई किलोमीटर दूर जा गिरा। लू शेंग उसी जगह प्रकट हुआ जहां मोनरो खड़ा था। उसने आराम से अपनी मुट्ठी वापस खींच ली और दूर गिरते मोनरो को देखकर हल्की हंसी छोड़ी। इतनी लड़ाई के बाद भी तुम अभी भी घमंड दिखा रहे हो? फिर अचानक लू शेंग ने एक परफ्यूम की बोतल निकाली और खुद पर स्प्रे किया। जरा रुको, पहले फ्रेश हो लूं, फिर तुम्हें असली मार्शल मैनर्स दिखाता हूं। फिर वह बिजली की तरह मोनरो की तरफ बढ़ा। उसकी मुट्ठियां प्लैटिनम चमक में चमक रही थीं और हर वार किसी उल्का की तरह गिर रहा था। अब लू शेंग की शक्ति लगभग 10 गुना बढ़ चुकी थी। मोनरो उसके सामने पूरी तरह दब चुका था। आखिरकार मोनरो चिल्लाया, बस। मोनरो खड़ा हुआ और गरजा, मैं तुम्हें मार डालूंगा लू शेंग। उसने अपनी जीवन ऊर्जा जलानी शुरू कर दी और भयानक बर्फीली शक्ति छोड़ दी। ठंड का क्षेत्र तेजी से फैलने लगा, 10 किलोमीटर, 100, 1000, फिर लाखों किलोमीटर तक। अब पूरा स्टाररी एरिना का 1/3 हिस्सा बर्फ में डूब चुका था। यहां तक कि दूर खड़े दर्शकों के जहाज भी जमने लगे। हे भगवान! एमसी कांपते हुए बोला। उसकी गर्दन तक बर्फ जमने लगी थी। प्रसारण देख रहे दर्शक भी डर गए। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया खत्म हो रही हो। एरिना के कर्मचारी और प्रतियोगी भी पीछे हटने लगे। ऊपरी स्तर के सलाहकार भी घबरा गए।